हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 9th के चैप्टर 2 के बारे में, जो आपकी न्यू एनसीईआरटी की बुक है एसएसटी की, उसका चैप्टर 2। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही होगी आज का जो हमारा चैप्टर है वो है पृथ्वी की सतह का निर्माण, यानी शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो जो हमारा अर्थ सरफेस है ये बिल्कुल भी कांस्टेंट नहीं है, स्थिर नहीं है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि पृथ्वी के नीचे इंटरनल पार्ट में बहुत सारी शक्तिशाली या फिर पावरफुल फोर्सेस काम करती हैं, और ये फोर्सेस की वजह से जो है पृथ्वी के ऊपर लगातार जो है स्थिति जो है वो बदलती रहती है, और इस बदलती सिचुएशन के कारण ही अलग अलग लैंडफॉर्म्स या फिर अलग अलग भू आकृतियों का निर्माण होता है। और ये सारी भू आकृतियां बनने में सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करती है वो करती हैं प्लेट्स। इसलिए इसको समझने के लिए हमें प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत या थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स को समझना पड़ेगा, जिससे हमें ये पता चलेगा, जिसके अनुसार कि पृथ्वी की जो क्रस्ट है या पृथ्वी का जो परपटी है वो उसके बड़े बड़े भाग जो पिघले हुए मेंटल के ऊपर धीरे धीरे गति कर रहे हैं। यानी अर्थ का जो क्रस्ट वाला पार्ट है वो मोल्टन, जो मेंटल का जो ऊपर वाला पार्ट है जो मोल्टन फॉर्म में है उसके ऊपर जो है धीरे धीरे मूव कर रहा है, जिसकी वजह से पृथ्वी का जो सरफेस है वो कांस्टेंट या स्थिर नहीं है। और इसकी वजह से पर्वत, ज्वालामुखी, मैदान, घाटियां यानी माउंटेन, वॉल्केनो और इसके अलावा प्लेन, वैलीज, इन सब का निर्माण होता है। इस प्लेट विवर्तनिक को समझने के लिए भी ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसके बहुत सारे रीजन्स है। जैसे इससे भूकंप आता है, ज्वालामुखी फटना, महाद्वीपों का, महासागरों का निर्माण, पृथ्वी की गतिशील प्रकृति यानी कॉन्टिनेंट, ओशियन, डायनेमिक नेचर्स, इन सब के फॉर्मेशन भी जो है प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जो प्लेट्स हैं, ये प्लेट जो है हमेशा लगातार मूवमेंट करती रहती है, जिनकी वजह से लैंडफॉर्म्स बनते हैं और ये हमें नेचुरल डिजास्टर्स भी आते हैं। तो इसको चलिए डिटेल में समझते हैं, आखिर प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी क्या है और साथ ही साथ ये जो डिफरेंट टाइप के जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं ये कैसे बनते हैं। सर चलिए हम चलते हैं चैप्टर पे। सबसे पहले आपके चैप्टर में एनसीईआरटी की बुक में बिग क्वेश्चंस दिए हुए हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न। इन प्रश्नों के आंसर आप तभी दे पाएंगे जब आप इस चैप्टर को आसान से आसान भाषा में और डिटेल में समझेंगे। तो चलिए चैप्टर समझते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे जरूर दीजिएगा और साथ ही साथ मैं भी इसके आंसर आपको शेयर करूंगी। ठीक है, सबसे पहले हम लैंडफॉर्म्स की बात करते हैं। तो हमारी पृथ्वी पर बहुत अलग अलग प्रकार के हमें लैंडफॉर्म दिखने को मिलते हैं। ये लैंडफॉर्म जो है जो नेचुरल प्रोसेस होता है, नेचुरल प्रोसेस से बनने वाली आकृति होती है या फिर बनने वाले आपके नेचुरल प्रोसेस से जो है ये बन, जैसे वेदरिंग यानी अपक्षय की वजह से, इसके अलावा अपर्दन की वजह से यानी इरोजन, इसके अलावा डिपोजिशन यानी निक्षेपण की वजह से जो है भूप्रपटी पे अलग अलग प्रकार के आपको लैंडफॉर्म्स या फिर भू आकृति देखने को मिलती है। इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो जैसे माउंटेन, जिसे हम पर्वत कहते हैं, वैलीज यानी घाटियां, मैदान यानी प्लेन्स, डेजर्ट मरुस्थल, प्लेट्यू यानी पठार, कोस्टल स्थलाकृतियां मरुस्थल, और इसके अलावा आपका कोस्टल फीचर स्थलाकृतियां, तटीय स्थलाकृतियां। ये सारे फीचर्स जो हैं हमें जो है इन लैंडफॉर्म्स के फॉर्मेशन से ही ये बनते हैं। जो आंतरिक प्रक्रियाएं होती है, प्लेट्स का जो मूवमेंट होता है उसकी वजह से ही आपके पृथ्वी के ऊपरी भाग पे जो है अलग अलग प्रकार के लैंडफॉर्म जो है देखने को मिलते हैं, ये स्थलाकृतियां बनती है। अब इसके लिए हमें समझना पड़ेगा प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी को हिंदी में कहते हैं प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। सबसे पहले हम बात करें, इस सिद्धांत को देने वाले पर्सन का नाम है डब्ल्यू.जे. मॉर्गन। डब्ल्यू.जे. मॉर्गन के द्वारा प्लेट विवर्तनिक थ्योरी दी गई थी। अब इस थ्योरी के अंदर क्या है, तो इस थ्योरी के अंदर बोला गया है कि पृथ्वी की जो सबसे बाहरी वाली परत होती है, वो केवल एक सिंगल परत नहीं, जैसे आपने अनियन देखा होगा, अनियन के ऊपर बहुत सारी लेयर्स होती है, उसी तरीके से जो हमारा अर्थ है उसके अंदर ऊपर जो है बहुत सारी लेयर है। तो हम ये कहेंगे कि पृथ्वी के ऊपर जो है केवल एक ही भाग नहीं है बल्कि बहुत सारे लेयर्स से मिलकर के पृथ्वी का निर्माण हुआ है। लेयर इज नॉट वन सिंगल लेयर, इट डिवाइडेड इनटू सेवरल लार्ज एंड स्मॉल टेक्टोनिक प्लेट्स। यानी जो हमारी पृथ्वी के ऊपर जो लेयर्स है वो बहुत सारी छोटी और बड़ी प्लेट से मिलकर के बनी हुई है, और इसमें जो छोटी विवर्तनिक प्लेट है या बड़ी विवर्तनिक प्लेट है ये सारी मिलकर के पृथ्वी के सरफेस का या पृथ्वी के परतों का निर्माण करती है। और ये जो प्लेटें हैं इनके नीचे जो मेंटल वाली जो परत है उसके ऊपर मैग्मा पाया जाता है जो लिक्विड फॉर्म में होता है, और ये धीरे धीरे गति करती हैं और इस गति के कारण ही अलग अलग प्रकार के स्थलाकृतियां बनती है, और इसकी वजह से नेचुरल डिजास्टर जैसे
आपका भूकंप का आना, वोल्केनो इरप्शन और माउंटेन का फॉर्मेशन भी इसकी वजह से होता है। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो मैं आपको बताऊंगी, जैसे आपका लैंड होता है, लैंड के ऊपर अलग अलग लेयर्स होती हैं, तो उन लेयर्स के नीचे जो मेंटल वाला लेयर होता है वहां पे मॉल्टन फॉर्म में एलिमेंट्स पाए जाते हैं, यानी पिघले हुए तत्व पाए जाते हैं। उसके ऊपर जो प्लेट्स हैं वो मूवमेंट करती रहती है और ये मूवमेंट कुछ सेंटीमीटर में होती है, जिसकी वजह से आपको फील नहीं होता। और यही मूवमेंट की वजह से आपके पृथ्वी के ऊपर अलग अलग प्रकार के स्थलाकृतियां या लैंडफॉर्म्स बनते हैं। अब हम समझेंगे कि पृथ्वी में कौन कौन सी लेयर्स है और ये हमारे लिए किस तरह इंपॉर्टेंट है। तो सभी को दिखाई दे रहा होगा, पृथ्वी की लेयर्स की बात करते हैं, लेयर ऑफ अर्थ की बात करते हैं, तो सबसे ऊपरी जो लेयर होती है, लेयर, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम क्रस्ट कहते हैं या आउटर मोस्ट लेयर कहते हैं। इसकी बात करते हैं, हिंदी में इसे परपटी कहा जाता है और ये पृथ्वी की सबसे बाहरी लेयर होती है। उसके बाद दूसरे नंबर की जो लेयर होती है, यानी ये वाली जो लेयर होती है, इस लेयर को हम क्या कहते हैं? इस लेयर को हम मेंटल कहते हैं हिंदी और इंग्लिश में। और ये परपटी या क्रस्ट के नीचे वाली लेयर होती है और ये बहुत ज्यादा गर्म होती है, वेरी थिक एंड हॉट लेयर, काफी ज्यादा मोटी परत होती है और काफी गर्म होती है। उसके बाद थर्ड वाला जो पार्ट होता है इसको कोर कहा जाता है, ये इनर मोस्ट लेयर होती है, सबसे आंतरिक लेयर होती है और ये काफी ज्यादा गर्म और काफी ज्यादा भारी होती है और यहाँ की डेंसिटी भी काफी ज्यादा होती है। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इसे एक बार देखेंगे सभी बच्चे। जी, जो क्रस्ट है और अपर मेंटल, अगर आप मैप देखें तो ये आपका जो क्रस्ट है, ये आपका क्रस्ट और ये आपका अपर मेंटल, ये दोनों मिलकर के निर्माण करते हैं लिथोस्फेयर का। क्या निर्माण करते हैं? लिथोस्फेयर का। ये लिथोस्फेयर को हिंदी में क्या कहते हैं? स्थल मंडल। ठीक है, यानी क्रस्ट और मेंटल मिलकर के लिथोस्फेयर या स्थल मंडल का निर्माण करते हैं। लिथोस्फेयर या स्थल मंडल जो है वो स्थैनोस्फेयर के या स्थल मंडल के नीचे वाला जो लेयर होता है उसको स्थैनोस्फेयर कहते हैं। और ये यहाँ पर जो एलिमेंट पाया जाता है वो अर्ध द्रवित या फिर वो सेमी मोल्टन होता है, यानी आधा पिघला हुआ होता है, जिसकी वजह से जितनी भी टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं वो यहाँ पर आराम से मूवमेंट करती हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। सबसे ऊपर वाले जो लेयर है क्रस्ट और उसके नीचे वाला जो अपर मेंटल लेयर है वो दोनों मिलकर के क्या कहलाते हैं? लिथोस्फेयर कहलाते हैं। और लिथोस्फेयर के नीचे वाली जो लेयर होती है उसको स्थैनोस्फेयर कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ अर्थ इंटीरियर, पृथ्वी के आंतरिक भाग की मुख्य विशेषताएं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रस्ट की जो थिकनेस है, यानी जो महाद्वीप के ऊपर महाद्वीप के नीचे जो परपटी है यानी जो क्रस्ट है वो 30 से 40 किलोमीटर और महासागरों यानी ओशियन के ऊपर नीचे जो है क्रस्ट वो 5 से 7 किलोमीटर तक मोटी होती है या थिक होती है। यानी अगर हम कॉन्टिनेंट के ऊपर बात करें तो 30 to 40 किलोमीटर और आपका ओशियन की नीचे बात करें तो 5 to 7 किलोमीटर तक थिकनेस होती है क्रस्ट की या फिर भूपर पट्टी की। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि स्थल मंडल में जो भूपर पट्टी है और जो ऊपरी मेंटल है दोनों शामिल हैं। यानी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो लिथोस्फेयर है, लिथोस्फेयर क्रस्ट और जो आपका ऊपर वाला लेयर होता है मेंटल का यानी अपर मोस्ट लेयर ऑफ मेंटल, इन दोनों के मिलने से क्या बन जाता है? लिथोस्फेयर या स्थल मंडल का निर्माण होता है। और स्थल मंडल के नीचे वाला जो लेयर होता है उसको स्थैनोस्फेयर कहते हैं। और स्थैनोस्फेयर में सेमी मोल्टन यानी अर्ध द्रवित मैग्मा पाया जाता है, यह द्रवित पदार्थ पाया जाता है और यहाँ पे टेम्परेचर काफी ज्यादा गर्म होता है। इसके अलावा मेंटल इज जो मोस्टली जो है सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, यानी जो मेंटल है वो अधिक ठोस पार्ट है, वो ठोस भाग में या फिर ठोस दिखता है या ठोस प्रकार का होता है। इसके बाद हम बात करते हैं बाह्य केंद्र मुख्य द्रव लोहे और निकिल से बना होता है, यानी जो मेंटल का जो बाहर वाला भाग होता है, बाहर वाली जो लेयर होती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है, साथ ही साथ वो काफी वहां पे लोहा और निकिल पाया जाता है। जबकि इसका आंतरिक भाग जो होता है वो ठोस होता है और वहां पे अत्यधिक गर्म और पृथ्वी का सबसे सघन भाग, यानी ये काफी ज्यादा गर्म होता है और काफी डेंस पार्ट होता है अर्थ का। अब इसको सिंपल भाषा में समझते हैं कि मेंटल की सबसे ऊपरी वाली जो लेयर होती है वो लेयर जो है वहां पर जो भी एलिमेंट पाया जाता है वो मोल्टन फॉर्म में पाया जाता है। इसके बाद जो इसका बाहर वाला पार्ट होता है वो लोहे और निकिल से बना होता है, जबकि अंदर वाला जो पार्ट होता है वो जो है आपका बहुत ज्यादा गर्म होता है और वो ठोस रूप में या सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ टेक्टोनिक प्लेट, यानी जो प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत आप पढ़ रहे हो उसमें जो आप प्लेट्स के बारे में पढ़ते हो उसको मुख्य रूप से 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला है आपका कॉन्टिनेंटल प्लेट्स। कॉन्टिनेंटल प्लेट्स वो प्लेट्स होती हैं जो महाद्वीपों को धारण करती हैं,
ओशियनिक प्लेट वो प्लेट होती है जो ओशियन के फ्लोर पे या फिर महासागरों के तल पर पाई जाती है। मिक्स प्लेट वो प्लेट्स होती हैं जो ओशियन और आपका कॉन्टिनेंट दोनों के तलों पर पाई जाती है या दोनों के तलों को धारण करती है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि प्लेट विवर्तनिक जो है या फिर वो गति कैसे करती है या मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक्स प्लेट का मूवमेंट कैसे होता है। जो विवर्तनिक प्लेट होती है या फिर जो टेक्टोनिक्स प्लेट होती है, ये प्लेट जो है सबसे ज्यादा मूवमेंट क्या करती है, मेंटल के अपर मोस्ट लेयर के ऊपर जो है ये गति करती है, क्योंकि यहाँ पर जो पाया जाने वाला एलिमेंट है वो पिघला हुआ होता है, पिघले पदार्थ पाए जाते हैं। यानी यहाँ पर जो है हीट ज्यादा होती है, हीट ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर जो एलिमेंट पाया जाता है वो एलिमेंट जो है आपका मोल्टन फॉर्म में पाया जाता है। मोल्टन फॉर्म में पाने की वजह से यहाँ पर जो प्लेट्स पाई जाती हैं वो प्लेट्स लगातार जो है मूवमेंट करती रहती है। साथ ही साथ आपको मैंने पहले ही बताया था, जो गर्म पदार्थ होते हैं या फिर जो हॉट एलिमेंट होते हैं वो तेजी से ऊपर की तरफ क्या करते हैं, तेजी से अपवर्ड जाते हैं, तेजी से ऊपर की तरफ जाते हैं। और जो ठंडा पदार्थ होता है, जो कूलर पार्ट होता है, मटेरियल होता है, वो सिंक डाउनवर्ड, यानी वो पदार्थ जो नीचे की तरफ क्या होता है, बैठ जाता है। तो निरंतर ये चक्र चलता रहता है कि जो गर्म वाला पार्ट होता है वो ऊपर की तरफ उठता है और जो ठंडा वाला पार्ट होता है वो नीचे की तरफ जाता है। और इससे धाराएं जो है लगातार क्या होती हैं, मूवमेंट करती रहती हैं। ठीक है, और एक दूसरे प्लेट्स को धक्का देती है या एक दूसरे प्लेट्स को अपने जो है उनसे दूर चली जाती हैं। इस तरह ये जो है पर्टिकुलर दिशाओं में जो है मूवमेंट करती रहती हैं। तो ये आपकी प्लेट विवर्तनिक गति या इनकी मूवमेंट है। तो मूवमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट रोल आपका मेंटल वाले पार्ट का है, क्योंकि इसका अपर मोस्ट जो लेयर है इसमें जो है सेमी मोल्टन फॉर्म में पाया जाता है एलिमेंट, और यहीं पे जो प्लेट्स है वो लगातार मूवमेंट करती रहती है, क्योंकि उसको उन मोल्टन वाले पार्ट से हेल्प मिलती है मूवमेंट करने में। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लेट बाउंड्रीज के बारे में, प्लेट सीमाओं के बारे में। तो जब जो टेक्टोनिक प्लेट आपस में मिलती हैं तो उसको प्लेट बाउंड्री कहते हैं या प्लेट सीमाएं कहते हैं। और ये सीमाएं या प्लेट बाउंड्रीज जो है वो 3 प्रकार की होती हैं। पहली होती है कन्वर्जेंट बाउंड्री, या इसको हम अभिसारी सीमा कहते हैं। दूसरी है डाइवर्जेंट बाउंड्री, जिसको अपसारी सीमा कहते हैं। तीसरी है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, जिसको रूपांतरण सीमा कहा जाता है। अब हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अभिसारी सीमा की या कन्वर्जेंट बाउंड्री की, तो इसमें आपको ऊपर पिक्चर दे रहा होगा। जब एक प्लेट दूसरी प्लेट की ओर बढ़ती है, जब एक प्लेट दूसरी प्लेट की ओर बढ़ती है तो ये प्लेट जो है आपस में क्या करेंगी, आपस में टकराएंगी और ये ऊपर की तरफ उड़ जाएंगी। यानी ऐसी प्लेट आएंगी, आपस में टकराएंगे और ऊपर की तरफ उड़ जाएंगी। इससे क्या होगा, इससे फोल्ड माउंटेन का निर्माण होता है, इससे फोल्ड माउंटेन बनते हैं। जब दो प्लेट आपस में एक दूसरे की तरफ बढ़ती है तो एक दूसरे से टकराती हैं और इससे जो है माउंटेन का, फोल्ड माउंटेन का निर्माण होता है, जैसे हिमालय। ठीक है, और इसके अलावा ओशियन की बात करते हैं। ओशियन पे जो है ये प्लेट जो है, एक प्लेट जो है ओशियन पे या फिर समुद्र की बात करते हैं। समुद्र पर ये प्लेट जो एक प्लेट जब दूसरी प्लेट से टकराती है तो ये नीचे की तरफ, एक प्लेट दूसरी तरफ से टकराएगी तो एक नीचे की तरफ धंस जाएगी, और धंसने की वजह से क्या होगा, वोल्केनो इरप्शन होगा और अर्थक्वेक आएगा। समझ में आया। हम ओशियनिक प्लेट की बात करें। ओशियनिक प्लेट जब एक प्लेट दूसरी तरफ की प्लेट की तरफ बढ़ती है तो क्या होता है, ये एक प्लेट दूसरी प्लेट से टकरा करके नीचे सिंक हो जाती है। सिंक होने का मतलब है नीचे की तरफ धंस जाती है, और इससे क्या होता है, वोल्केनिक इरप्शन होता है और अर्थक्वेक आता है। उसके बाद हम बात करते हैं अपसारी सीमा के बारे में या डाइवर्जेंट बाउंड्री के बारे में। डाइवर्जेंट बाउंड्री अपसारी सीमा की बात करते हैं तो इसका पिक्चर आपको ऊपर दिया हुआ है। जब एक प्लेट दूसरी प्लेट से दूर जाती है, जब एक प्लेट दूसरी प्लेट से दूर जाएगी तो बीच में क्या होगा, गैप बढ़ेगा, और जब बीच में गैप बढ़ेगा तो क्या होगा, नीचे से हीट बहुत ज्यादा, ऊपर से प्रेशर लगेगा, नीचे से हीट होगा तो क्या होगा, मैग्मा का राइज होगा, यानी जो लावा है वो बाहर आएगा। और ये आपका मिड अटलांटिक रिज का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। यानी जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाती हैं तो नीचे से मैग्मा जो है ऊपर की तरफ आता है और नए क्रस्ट का निर्माण करता है। इससे नए क्रस्ट का निर्माण होता है, ठीक है, न्यू क्रस्ट फॉर्म, और इससे लैंड फॉर्म बनता है। जैसे मिड ओशियन रिज या अटलांटिक में है मिड ओशियन रिज, इसका जो निर्माण है, इसका जो बना है, ये आप जो डाइवर्जेंट बाउंड्रीज है उसकी वजह से ही बना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट है आपका ट्रांसफॉर्म बाउंड्री यानी रूपांतरण सीमा। इसकी पिक्चर देखेंगे। जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के जो है ऑपोजिट साइड में जाती है, जब दो प्लेट जो है एक दूसरे के साथ स्लाइड पास्ट करती है एक दूसरे के, तो इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री।
या रूपांतरण सीमा। इससे क्या होता है, इससे जो है ना ही कोई क्रस्ट बनता है, ना ही किसी क्रस्ट का नुकसान होता है, यानी ना पुरानी प्रॉपर्टी का नष्ट होता है, ना कोई नई प्रॉपर्टी बनती है। इस प्रकार की गति से क्या होता है, जब एक दूसरे से स्लाइड करती हैं तो इससे बेसिकली अर्थक्वेक आता है। और इसका एग्जांपल है आपका सैन एंड्रयूज फॉल्ट, ये आपका यूएसए में आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम बात करते हैं मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी विश्व की प्रमुख विवर्तनिक प्लेट के बारे में। तो इसमें बहुत सारी प्लेट्स हैं, जैसे पहला है आपका पैसिफिक प्लेट यानी प्रशांत प्लेट, दूसरा है नॉर्दर्न अमेरिकन प्लेट यानी उत्तर अमेरिकी प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट यानी दक्षिण अमेरिकी प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट यानी अफ्रीकी प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, इसके अलावा अंटार्कटिक प्लेट। और ये सभी प्लेट जो है वो लगातार क्या करती रहती है, लगातार मूवमेंट करती रहती है डिफरेंट डायरेक्शन में। इसके बाद आपकी एनसीईआरटी बुक में एक आपको दिया है महत्वपूर्ण तथ्य या डोंट मिस आउट। इसमें आपको बताया है कि जो रिंग ऑफ फायर है ये आपका पैसिफिक ओशियन में पाया जाता है और इसके चारों ओर जो सबसे ज्यादा विश्व का, वर्ल्ड का सबसे ज्यादा अर्थक्वेक और जो वोल्केनो इरप्शन है यानी भूकंप का आना, ज्वालामुखी का फटना यहीं पर होता है, क्योंकि यहाँ पर प्लेट की विवर्तनिक सीमाएं मिलती हैं। कहने का मतलब है प्लेट बाउंड्रीज यहाँ पर मिलती है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर नेचुरल डिजास्टर यानी अर्थक्वेक और आपको इसके साथ साथ वोल्केनो इरप्शन देखने को मिलता है। इसको रिंग्स ऑफ फायर कहा जाता है, ये पैसिफिक ओशियन में पाया जाता है। इस तरह हमने जो प्लेट विवर्तनिक की थ्योरी पढ़ी है, इसके इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत या प्लेट टेक्टोनिक जो थ्योरी है वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि ये अर्थ को जो है अलग अलग प्रकार की शेप या अर्थ को जो है पृथ्वी को अलग अलग स्थल रूप प्रदान करती है। एग्जाम्पल के लिए ये जो है माउंटेन, वैली, ओशियन, बेसिन, वॉल्केनो और इसके अलावा अर्थक्वेक, इन सब में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कहने का मतलब है पर्वत बनाने में, घाटियां बनाने में, महासागर बेसिन का निर्माण करने में, साथ ही साथ ज्वालामुखी और भूकंप का फटना भी इनकी वजह से ही, भूकंप का आना, ज्वालामुखी का फटना भी इनकी वजह से ही होता है। साथ ही साथ आगे हम देखें तो आगे आपको दिया हुआ है कि ज्यादातर जो भूकंप या ज्वालामुखी जो फटते हैं ये प्लेट की सीमाओं पर या प्लेट की बाउंड्रीज पर होते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो पैसिफिक ओशियन का। जो पैसिफिक ओशियन का रिंग्स ऑफ फायर है वहां पर सबसे ज्यादा क्या होते हैं, रिंग्स ऑफ फायर में सबसे ज्यादा आपका अर्थक्वेक आता है और वॉल्केनिक इरप्शन होता है। समझ में आया, वो अर्थ प्रोन रीजन है और वॉल्केनो प्रोन रीजन है, क्योंकि यहाँ पर जो बाउंड्रीज है, प्लेट बाउंड्रीज हैं वो मिलती हैं। ठीक है, तो इससे आपको ये नॉलेज भी मिलती है कि किस तरीके से हमें डिजास्टर से बचना है, कैसे मैनेजमेंट करना है, इन सब चीजों के बारे में भी आपको जानकारी मिलती है। इसलिए जो प्लेट विवर्तनिक थ्योरी है या फिर जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, इससे हमें जानकारी ये भी मिलती है कि जो नेचुरल डिजास्टर आते हैं उसका मैनेज से कैसे बचा जाए, उसका मैनेजमेंट पहले से कैसे किया जाए। इससे हम ये निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, इससे पूरे से हम कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि ये जो हमें प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, ज्वालामुखी और इन सब चीजों से बचाने में, आपदा की पहचान करने में भी हमारी मदद करता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थ एंड वॉल्केनो, भूकंप और ज्वालामुखी का वितरण। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं भूकंप, आप सबको पता है कि जब जो प्लेटें जो हैं आपस में टकराती हैं, इंटरनल फोर्स की वजह से जो है भूकंप आता है, और जब यही प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, गैप बढ़ता है, तो लावा या मैग्मा बाहर आता है, जिसे हम ज्वालामुखी का या वॉल्केनो इरप्शन कहते हैं। ठीक है, तो ज्यादातर जो भूकंप या ज्वालामुखी वहां पर पड़ते हैं जहां पर जो है प्लेट बाउंड्रीज आपस में मिलती हैं, और ये गतिविधि ज्यादातर प्रशांत महासागर में हमें रिंग्स ऑफ फायर में देखने को मिलती है। आई थिंक ये सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, क्योंकि यहीं पर बहुत ज्यादा मात्रा में आपके अर्थक्वेक आते हैं और वोल्केनो इरप्शन होता है, और ये रीजन जो है पूरी तरीके से प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से काफी ज्यादा प्रोन एरिया या संवेदनशील एरिया माना जाता है। अब भारत में भूकंप की बात करते हैं, अर्थक्वेक रिस्क इन इंडिया, भारत में भूकंप का जोखिम। भारत में हम बात करते हैं तो इंडिया में बहुत मेजर अर्थक्वेक का एक्सपीरियंस जो है बहुत पुराने समय से ही किया जा रहा है। भूकंप के कई कारण है, जैसे जो इंटरनल फोर्स की वजह से भूकंप आता है, और भूकंप आने से लोगों का काफी नुकसान होता है, जैसे हजारों लोगों की डेथ हो जाती है,
जान माल की हानि होती है, एनवायरमेंट को काफी नुकसान पहुंचता है। साथ ही साथ आप देखोगे एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचने के साथ साथ बहुत सारे जो पॉपुलेटेड कंट्री जैसे इंडिया की बात करते हैं, यहाँ अर्थक्वेक से बहुत ही बड़े लेवल पर जान और माल का नुकसान होता है। साथ ही इकोनॉमिकल लेवल पर, सोशल लेवल पर लोगों का और कंट्री जो है वो डेवलपमेंट के प्रोसेस में पीछे चला जाता है। ठीक है, इसलिए ये जो नेचुरल डिजास्टर है इसका मैनेजमेंट करना काफी ज्यादा जरूरी है। अब हम बात करते हैं व्हाई आर ह्यूमन लाइव्स एट रिस्क, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेट टेक्टोनिक, मानव जीवन क्यों जोखिम में है और प्लेट विवर्तनिक का महत्व। सबसे पहले हम बात करें, हम जो ह्यूमन लाइफ है हम हमेशा जो है रिस्क में रहते हैं। इसका रीजन ये है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से जो बिल्डिंग्स है या फिर जो इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कोलैप्स हो जाता है। साथ ही साथ जो आवश्यक सेवाएं हैं वो बाधित हो जाती है, कोई भी डिजास्टर आता है। साथ ही साथ जो है जो आवश्यक सेवाएं हैं वो बाधित हो जाती है, हमें इंपॉर्टेंट सर्विस प्रोवाइड नहीं की जाती, एनवायरमेंट को भी काफी नुकसान पहुंचता है। अब हम बात करें कि जो प्लेट टेक्टोनिक्स है या फिर जो प्लेट विवर्तनिक है ये हमारी कैसे मदद करती है। ये भूकंप को समझने में हमारी मदद करती है, ज्वालामुखी के विस्फोट को हमें समझने में मदद करती है। जिन क्षेत्र में पर्वत चोटियां हैं वहां पे उसका पर्वतों का या फिर पठार का या शिलाकृतियों का निर्माण कैसे होता है इसको जानने में, समझने में प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी हमारी बहुत हेल्प करती है। डिजास्टर प्रोन एरिया यानी सब ऐसे क्षेत्र जहां पे बहुत तेजी से डिजास्टर आता है उस क्षेत्र को पहचान करने में हमारी मदद करती है। साथ ही साथ आपदा यानी जो भी नेचुरल डिजास्टर या कोई भी डिजास्टर आ रहा है उस डिजास्टर से कैसे बचना है, कैसे उसका मैनेजमेंट करना है, ये भी हम इससे सीखते और समझते हैं। तो ये प्लेट टेक्टोनिक जो है हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये हमारी काफी मदद करती है। अब हम आपकी बुक में जो है एनसीईआरटी की बुक में 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए हैं, डोंट मिस आउट। इसमें पहले आपको बताया हुआ है कि एंशिएंट टाइम पीरियड में जो भूकंप आता था उसके लिए जो वर्ड यूज करते थे भूकंप, उसका मतलब होता था पृथ्वी का हिलना, यानी भूकंपा से बना है भूकंपन, इसका मतलब होता था शेकिंग ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी का हिलना। और इसके बारे में हमें जो जानकारी मिलती है उस समय की जो टेक्स्ट है बृहत संहिता, उसमें भी हमें इसके बारे में, भूकंप के बारे में जानकारी मिलती है। एक पूरा चैप्टर दिया हुआ जिसमें पूरे चैप्टर में एक्सप्लेन करके बताया गया है कि भूकंप क्या है और इससे कैसे जान माल की हानि होती है। और साथ ही साथ उसमें यह भी संकेत दिया गया है कि जब भूकंप आते हैं तो जो आपका विंड है, रेन है, क्लाउड है, एनिमल बिहेवियर है, प्लेनेटरी एलिगमेंट, इन सब चीजों में जो है परिवर्तन आता है, बादलों का स्वरूप बदलता है, पशुओं के व्यवहार में चेंज आता है, ग्रहों की स्थिति चेंज होती है। और इसके साथ साथ उन्होंने भूकंप की 4 प्राकृतिक शक्तियों के बारे में, पावर के बारे में बताया, जैसे पहला वायु यानी विंड, अग्नि यानी फायर, इंद्र यानी हेवन, थंडर, और इसके अलावा वरुण यानी वाटर। इन सब चीजों के बारे में इन्होंने इसमें जानकारी बृहत संहिता में बताया हुआ कि भूकंप कितना इंपॉर्टेंट है, कितने बड़े लेवल पर डिजास्टर क्रिएट करता है और उसके लिए कौन कौन सी पावर जो है जिम्मेदार है। इससे हमें पता चलता है कि भूकंप या आपदा की जो प्रॉब्लम है, समस्या है, ये हमें प्राचीन समय से देखने को मिल रही है और साथ ही साथ वैज्ञानिक स्तर पर हमें इसे समझने में, इसका मैनेजमेंट करने में भी काफी हेल्प मिलती है इन किताबों से। अब हम नेक्स्ट जो आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ डोंट मिस आउट में मड वोल्केनो, यानी जो बाराटांग नाम से एक द्वीप है, वहां पे ज्वालामुखी से मड ज्वालामुखी यानी उस ज्वालामुखी से लावा नहीं निकलता बल्कि मड या फिर गाद या कीचड़ निकलती है, उसके बारे में आपको बताया हुआ है। जो मड वोल्केनो है ये बाराटांग आइलैंड में है, बाराटांग आइलैंड, वहां पे ज्वालामुखी भारत का एक ऐसा ज्वालामुखी है जो काफी ज्यादा आपको हैरान करेगा। ये बेसिकली अंडमान निकोबार क्षेत्र में है, आइलैंड में है, और यहाँ पे ज्वालामुखी में लावा नहीं निकलता बल्कि इसमें से निकलता है कीचड़, यानी इसमें से क्या निकलता है, मड बबल्स निकलते हैं। और ये भूमि की प्राकृतिक गैस और दबाव के कारण जो है, यानी जो अर्थ है उसमें जो नेचुरल गैस है उसके प्रेशर की वजह से जो है उसके अंदर की जो गाद है, जो कीचड़ है वो बाहर आती है, इसलिए इसको मड वोल्केनो कहते हैं। और ये आपका अंडमान निकोबार आइलैंड में सिचुएटेड है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं 1 नंबर में एमसीक्यू में। ठीक है, तो इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपको दे रखा है अपक्षय और अपर्दन की प्रक्रिया, यानी प्रोसेस ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से 3 मार्क्स का पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है। वेदरिंग की बात करते हैं या अपक्षय की बात करें या फिर अपर्दन की बात करें यानी इरोजन की बात करें, ये दोनों हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि ये शिलाकृतियों के निर्माण या लैंडफॉर्म के बनने में इनकी काफी इंपॉर्टेंट भूमिका है। अगर हम बात करते हैं इनमें क्या होता है, इनमें जो पृथ्वी की सतह है वो लगातार टूटती फूटती है, घिसती है, यानी और जिसकी वजह से है लगातार जो है अपना जो स्वरूप है या अपना जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज करती है।
और इससे जो नए नए प्रकार के लैंडफॉर्म्स बनते हैं, जैसे माउंटेन, वैली, प्लेन्स, क्लिफ, केव्स, रिवर, डेल्टास, पर्वत घाटियां, मैदान, चट्टान, गुफाएं, नदी, डेल्टा, इनकी वजह से ही इनका निर्माण होता है। चलिए एक एक करके समझते हैं कि वेदरिंग क्या होती है और इरोजन क्या होता है। सबसे पहले अगर हम वेदरिंग या अपक्षय की बात करते हैं तो अपक्षय वो प्रक्रिया होती है जिसमें पृथ्वी की जो सतह होती है या फिर अर्थ का जो सरफेस होता है वो अपने छोटे छोटे पार्ट में जो है या फिर छोटे छोटे टुकड़ों में, चट्टाने जो होती हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, लेकिन ये अपना स्थान परिवर्तित नहीं करती, ये कहीं शिफ्ट नहीं होती। एक ही जगह पर चट्टाने जो है बहुत तेज हवा आने पर, बहुत तेज बारिश आने पर जो चट्टाने हैं या फिर जो माउंटेन है वो छोटे छोटे पार्ट में टूट जाती हैं, उसको ही वेदरिंग या फिर अपक्षय कहते हैं। अगर इरोजन की बात करते हैं तो इरोजन वो प्रोसेस होता है जिसमें सॉइल, रॉक या फिर जो अदर मटेरियल है वो जो है ट्रांसपोर्ट कर जाती है, अपनी जगह से हट जाती हैं। तो इसमें क्या होता है, चट्टाने घिस करके या फिर जो मिट्टी या सॉइल की सबसे ऊपरी लेयर होती है वो बहुत ज्यादा बारिश आने की वजह से या तूफान आने की वजह से अपनी जगह से हट करके कहीं और जाकर के डिपॉजिट कर जाती हैं, उसको इरोजन या फिर अपरदन कहते हैं। अपरदन को सिंपल भाषा में समझे तो मिट्टी में कटाव का आना, यानी मिट्टी की सबसे ऊपरी लेयर का अपनी जगह से हट जाना। इसमें मिट्टी जो है शिफ्ट हो जाती है, जो ऊपरी लेयर होती है वो शिफ्ट हो जाती है, फिर चट्टाने टूट फूट कर जो है शिफ्ट होकर कहीं और जाकर के जमा हो जाती है और एक नया रूप धारण कर लेती है, उसको ही अपरदन कहते हैं। इस तरह आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट यह है कि अपक्षय का मतलब केवल टूटना होता है, मतलब ब्रेकिंग ओनली, उसी प्लेस पे कहीं जाना नहीं है। लेकिन इरोजन का मतलब होता है ब्रेकिंग प्लस मूवमेंट, यानी टूटना भी और अपना स्थान भी परिवर्तन करना, ये आपका इरोजन कहलाता है। इन दोनों में डिफरेंस भी आ सकता है 3 मार्क्स में, या पर्टिकुलर आपको अपक्षय या अपरदन के बारे में दे देंगे कि ये लैंड फॉर्म में किस तरह हेल्प करते हैं। अब हम बात करते हैं अपक्षय के प्रकार के बारे में, यानी टाइप्स ऑफ वेदरिंग की बात करते हैं। तो मुख्य रूप से या बेसिकली जो है आपका वेदरिंग 3 टाइप का होता है। पहला है आपका फिजिकल वेदरिंग यानी भौतिक अपक्षय, दूसरा है केमिकल वेदरिंग यानी रासायनिक अपक्षय, तीसरा है बायोलॉजिकल वेदरिंग या फिर जैविक अपक्षय। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल वेदरिंग या भौतिक अपक्षय की। तो इसमें क्या होता है, रॉक जो या फिर चट्टान या पर्वत या चट्टाने जो होती हैं वो छोटे छोटे पार्ट में जो है टूट जाती हैं। यह टूटने का रीजन होता है टेम्परेचर का चेंज होना, गर्म या ठंडा होना, या फिर बर्फ या फ्रॉस्ट या हवा का आना, इसकी वजह से चट्टाने अपनी जगह पर ही टूट जाती हैं। दूसरा है आपका केमिकल वेदरिंग या फिर रासायनिक अपक्षय। मिनरल्स इन रॉक रिएक्ट विद वाटर, एयर एंड एसिड, दिस रिएक्शन फॉर्म न्यू सब्सटेंस एंड वीकन रॉक। कहने का मतलब है चट्टानों में जो खनिज पाए जाते हैं वो जल के साथ, वायु के साथ और एसिड के साथ क्या करते हैं, अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करते हैं और प्रतिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं, जिससे चट्टान कमजोर होकर के टूट जाते हैं अपने ही स्थान पर। उसको कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन। बायोलॉजिकल अपक्षय की बात करते हैं तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, आपने कई बार देखा होगा चट्टानों में से या किसी भी सॉलिड जगह में से अपने आप पेड़ उगकर बाहर आ जाता है, तो उससे क्या, उसे ही कहते हैं आपका जैविक अपक्षय या जैविक अपक्षय या बायोलॉजिकल वेदरिंग। कहने का मतलब है पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव पेड़ों की जड़ें चट्टानों की दरारों में प्रवेश करके उसमें से बाहर निकल जाते हैं, उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं, चट्टाने टूट जाती हैं, कमजोर पड़ जाती हैं, उनमें दरारें पड़ जाती हैं, उनको कहते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग या जैविक अपक्षय। क्लियर हो गया होगा। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ वेदरिंग, ये अर्थ को अलग अलग प्रकार की शेप देने में हेल्प करती है, सॉइल के फॉर्मेशन में या मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया में उसकी सहायता करती है। अब हम अपरदन की बात करते हैं, अपरदन के प्रकार की बात करते हैं। अपरदन आपको समझ में आ गया होगा कि जो मिट्टी है उसकी सबसे ऊपरी लेयर का बह जाना, टूटना फूटना और उसका शिफ्ट हो जाना, उसको ही क्या कहेंगे, अपरदन कहेंगे। तो अपरदन के कारक कौन से हैं, बहता हुआ पानी, रनिंग वाटर, इसके अलावा हिमनद यानी ग्लेशियर और समुद्री लहरें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वाटर इरोजन की बात करते हैं, जल अपरदन की बात करते हैं। जब नदी में पानी बहुत फ्लो के साथ बहता है या फिर बारिश बहुत तेज होती है या फिर समुद्र की धाराएं बहुत तेजी से बहती हैं तो मिट्टी की ऊपरी लेयर जो है वो बह जाती है, शिफ्ट कर जाती है, अपने लेयर हट जाती है, मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं, उनको कहते हैं वाटर इरोजन। विंड इरोजन की बात करते हैं, जब बहुत तेज हवा चलती है, जब बहुत शुष्क मौसम होता है, हवा बहुत तेज चलती है तो रेतीली क्षेत्रों में आपने देखा होगा मिट्टी जो है उड़ के एक जगह जाके इकट्ठा हो जाती है। ग्लेशियल इरोजन की बात करते हैं यानी हिमानी अपरदन की बात करते हैं, तो इसमें क्या होती है कि जो मूविंग ग्लेशियल स्क्रैप एंड कैरी रॉक यानी चलते हुए हिमनद चट्टाने जो होती हैं वो घिसने के साथ साथ एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती हैं।
उसके बाद अगला आपको दे रखा है कोस्टल इरोजन यानी तटीय अपरदन। ये इसमें क्या होता है, सी जो समुद्र की लहरें होती हैं वो जो समुद्र का किनारा होता है उसे काटते हुए आगे की ओर बढ़ती है और उसे पूरी तरह के जब वो बहुत तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ती है तो उसके साथ वो पूरा घिस जाता है, घिसते हुए आगे की तरफ बढ़ती है। अब हम बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंस के बारे में और इम्पैक्ट के बारे में, यानी महत्व और प्रभाव के बारे में बात करते हैं। तो अपरदन का क्या महत्व है, अपरदन की बात करते हैं, इरोजन की बात करते हैं, तो नई जो लैंडफॉर्म्स है इसके निर्माण में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। साथ ही साथ जो है ये बहुत सारे लैंडफॉर्म को डिस्ट्रॉय भी कर देती है, नष्ट भी कर देती है, यानी पुरानी स्थलाकृतियां जो होती है उसको डिस्ट्रॉय कर देती है और कंटिन्यूसली जो है पृथ्वी की सतह का जो आकार है, जो शेप है, उसको चेंज करने में हेल्प करती है। अब हम बात करते हैं कि इसका हम मानव जीवन पर या ह्यूमन लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो मिट्टी की सबसे उपजाऊ जो परत होती है वो बह जाती है, जिससे मिट्टी की उपजाऊ क्षमता या फर्टिलिटी पावर डिक्रीज कर जाती है, जिससे प्रोडक्शन कम हो जाता है। घर, सड़कें और खेत यानी हाउस, रोड एंड फील्ड जो है और प्रॉपर्टी का पूरी तरीके से काफी लॉस हो जाता है, यानी संपत्ति का नुकसान होता है। इसके अलावा ये जो है टूरिज्म, फिशिंग, एग्रीकल्चर यानी मत्स्य पालन, कृषि और पर्यटन को भी काफी प्रभावित करती है। खनन और निर्माण और कार्य अधिक जोखिम भरे हो जाते हैं, यानी अगर कहीं पे इरोजन ज्यादा है, वहां पे खुदाई की जाती है, खनन किया जाता है, तो कई बार अर्थक्वेक आने की चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो जगह पहले से ही दरार भरी या कमजोर होती है। ठीक है, तो ये सारे रीजन है, यानी इससे इंसानों को भी यानी मानव लाइफ, ह्यूमन लाइफ को भी काफी नुकसान पहुंचता है। अब यहाँ पर आपको दे रखा है डोंट मिस आउट, जो आपके एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है। हिस्टोरिकल मेथड या ऐतिहासिक विधियों की बात करते हैं, तो इंडस सिविलाइजेशन के बारे में आपने पढ़ा होगा अपने प्रीवियस चैप्टर में या फिर 7th 8th क्लास में पढ़ा होगा। तो वहां पे बताया गया कि इंडस सिविलाइजेशन में जो मिट्टी होती थी, जो सॉइल होती थी, सॉइल और वाटर के कंजर्वेशन का बहुत अच्छा तरीका या तकनीक उस टाइम पीरियड में इंट्रोड्यूस था। इसमें समोच्च खेती यानी कंट्योरिंग की जाती थी, बंडिंग यानी मेड़बंदी की जाती थी, सीढ़ी नुमा खेती की जाती थी। इसके अलावा नहरें बना करके पानी को सेव किया जाता था, यानी वाटर को कंजर्व किया जाता था। और इन सब के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, इन सब के बारे में हमें जानकारी मिलती है कृषि पार्षद से, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। इसके अलावा हमें इसके बारे में वृक्षायुर्वेद से जानकारी मिलती है। ठीक है, और अर्थशास्त्र में जो कौटिल्य की बुक है इसमें हमें ये भी जानकारी मिलती है कि जो लैंड है उसकी उर्वरक क्षमता को कैसे बनाए रखना है, यानी उसकी फर्टिलिटी पावर को कैसे बना के रखना है और किस तरीके से उसका क्लासिफिकेशन करना है। ये सारी जानकारी हमें इस बुक से मिल जाती है। नेक्स्ट है आपका रीजनल सिस्टम या क्षेत्रीय प्रणालियों की बात करते हैं। इसमें आपको नागालैंड का एग्जांपल दिया है कि नागालैंड में जाबो सिस्टम या जाबो प्रणाली इंट्रोड्यूस की गई है। पहाड़ी क्षेत्रों पर जो माउंटेन वाला एरिया है वहां पर की गई है। इस मेथड में क्या किया जाता है, इस मेथड के द्वारा मिट्टी और जो वाटर है उसको कंजर्व करके या फिर उसको सेव करके जो है समेकित खेती की जाती है। जो मतलब ये जो मिट्टी है या जो पानी है इनको सेव करके जो है एग्रीकल्चर को काफी बड़े लेवल पर डेवलप करने की कोशिश की गई है। यहाँ पर जो है चेक डैम रिड्यूस वाटर स्पीड, प्रिवेंट सॉइल इरोजन, इंक्रीज ग्राउंड वाटर रिचार्ज एंड अलाउ सेडिमेंट डिपॉजिट, यानी जो चेक डैम है वो जल की गति को कम करती है। जो डैम बनाया जाता है वो पानी के फ्लो को कम कर देती है। इससे क्या होता है, मिट्टी की जो इरोजन है, सॉइल इरोजन या मृदा अपरदन है वो रुक जाता है। इसके अलावा जल जो है दोबारा से भर जाता है, यानी ग्राउंड वाटर का लेवल हमेशा बना रहता है। साथ ही साथ जो है सेडिमेंट्स या फिर जो तलछट है उसमें जमाव होने में सहायता होती है, क्योंकि यही तलछट जो होते हैं, यही जो मिट्टी होती है काफी ज्यादा उपजाऊ होती है और इसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है। यह खेती के लिए बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट है आपका एजेंट ऑफ ग्रेडेशन और अनाच्छादन के कारक। अगर हम बात करते हैं अनाच्छादन या ग्रेडेशन कैसे होता है, तो बहते हुए जल की वजह से ग्लेशियर, विंड, समुद्री लहरें और भूमिगत जल के कारण ही आपका ग्रेडेशन होता है। यहां से हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ के आइएगा कि ग्रेडेशन किसे कहते हैं और इसके क्या रीजंस हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।